अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। होना भी चाहिए क्योंकि द विंटर इज़ हियर और सर्दियों में किसको मज़ा नहीं आता। या एनी हाउ, तो मैंने रैंडमली यूट्यूब पर अपनी पोस्ट मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में रैंडमली पोस्ट किया कि मैं सैटरडे नाइट को या फिर उससे पहले फ्राइडे नाइट को न्यू वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो साथ ही मैंने हल्का सा मेंशन किया कि टुडे इज़ माय बर्थडे। सो उसके बाद जो हुआ, मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, बट यू गाइज के मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। सो थैंक यू सो मच। दिल की अता गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और कामयाबियाँ अता करे, आमीन सुम आमीन। तो बढ़ते हैं हम आज की जो जिन स्टोरीज़ हैं वो सारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी हैं। तो इफ़ यू आर वॉचिंग इट एट नाइट, कंबल में घुस कर अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको और भी मज़ा आएगा, और अगर आप अकेले कमरे में देख रहे हैं तो फिर क्या बात है आपकी। एनी हाउ, शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ, अंडर एज बच्चों के साथ मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी या कोई भी जिन स्टोरीज़ देखते हैं, तो उनसे मेरी एक गुजारिश है कि काइंडली आप अपने बच्चों के साथ कम अज़ कम किसी भी किस्म की जिन स्टोरीज़ या फिर एनी सॉर्ट ऑफ पैरानॉर्मल स्टफ उनके साथ मत देखें, क्योंकि ये उनके जहन में अगर अभी से बैठ जाएगा ना, तो कल को फिर जब वो बड़े होंगे तो तब उनके लिए काफ़ी दुश्वारी बन सकती है। तो इससे परहेज़ और अपने बच्चों को, स्पेशली अंडर एज बच्चों को, इस तरह की चीज़ों से दूर रखें। क्योंकि देखें, हमें अभी इस चीज़ के मुतालिक, यानी कि जिन्नात के मुतालिक उतनी नॉलेज नहीं है। हमारे नज़दीक सिर्फ यही है कि जिन पोजेशन हो सकती है, देख लिया, डर गया, ये वो। जबकि ये एक पूरी सिविलाइजेशन है मेरे ख्याल से, कि जैसे इंसानों ने वक्त के साथ इवॉल्व किया है, वैसे जिन्नात ने भी वक्त के साथ इवॉल्व किया है। बाकी ये तो कहानी है, मुझे नहीं लगता इनमें से कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं। बस मेरा काम है नरेट करना और आप तक पहुंचाना। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। पहली कहानी एक फार्म हाउस के मुतालिक है। एक बच्ची थी जो रोज़ अपने फार्म हाउस में रात के वक्त अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा करती थी कि ना जाने मुझे कभी ना कभी कुछ देखने को मिल जाए। तो वो जो उसका तजस्सुस था वो एक दिन सच साबित हुआ, फिर उसे कुछ इस तरह का देखने को मिला। तो आइए सुनते हैं। मेरा बचपन एक फार्म हाउस में गुजरा है। वो फार्म हाउस सूडान में मौजूद एक गांव में हुआ करता था और मैं अपने वालिदैन के साथ वहीं रिहाइश पजीर थी। वो फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था। आसपास बहुत हरियाली थी और मौसम भी खुशनुमा रहा करता था। मगर जितना खूबसूरत वो दिन में हुआ करता था, उतना ही बेरौनक, सुनसान और वहशत ज़दा रात की तारीकी में हो जाया करता था। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की में बैठकर बाहर का नज़ारा किया करती थी कि न जाने इस रात की तारीकी में बाहर क्या कुछ हो रहा होगा। एक रोज़ मैं मामूल के मुताबिक रात को सोने से पहले खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने देखा कि दूर थोड़ा फासले पर एक आग का गोला हवा में घूम रहा है। मैं उसकी तरफ गौर कर रही थी तो मैं देखती हूँ कि वो मुसलसल हवा में लहराता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई बच्चा किसी के साथ खेल रहा हो। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने उस आग के बगोले की तरफ टिकटिकी बांध ली। 1-2 मिनट के बाद मैं देखती हूँ कि वो आग का बगोला एक इंसान की जिस्म की शेप में तब्दील होकर बाकायदा चल रहा है। और ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो जहाँ जहाँ चल रहा था वहाँ कहीं भी उसकी वजह से आग नहीं लग रही थी। और यही देखते ही देखते वो यकदम मेरी नज़रों से गायब हो गया। सुबह उठकर मैंने अपने वालिदैन को इसके मुतालिक बताया तो उन्होंने कहा, अगर तो तुम सच कह रही हो तो यकीनन तुमने कोई जिन देखा होगा। दूसरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बोनो से रिलेटेड है। काफ़ी स्टोरीज़ मुझे बोनो से रिलेटेड आती रहती हैं, उनमें से एक मैंने सेलेक्ट की है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे खुद ये पढ़ने में भी मज़ा आया, फिर इसको नरेट करने में भी मज़ा आया। तो आइए सुनते हैं। मेरे मामू का सबसे छोटा बेटा, जिसकी उम्र अब 16 साल है, जब छोटा था तो बकौल उसको बोने दिखाई देते थे और वो बाकायदा उनसे बातें भी किया करता था।
मगर उसकी बात पर कोई ख़ास यकीन नहीं करता था, बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। एक रात जब सब सो चुके थे, अमार के चचा पानी पीने के लिए किचन की तरफ आए तो लाउंज के साथ वाले वॉशरूम में उन्हें उस वॉशरूम की लाइट जलती दिखाई दी। वो थोड़ा करीब गए तो उनको अमार की आवाज़ आई जैसे वो किसी से मुखातिब हो। वो थोड़ा मज़ीद करीब गए तो उन्होंने सुना कि अमार किसी को कह रहा हो कि तुम जल्दी से पहन दो इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। उस वक्त अमार के चचा ने नज़रअंदाज किया और किसी को इस बात के मुतालिक नहीं बताया, ये समझ कर के शायद अमार खुद से ही बातें कर रहा हो। कुछ दिन गुजरे तो अमार के वालिदैन में से किसी एक की आंख खुली तो मालूम हुआ कि अमार उनके पास नहीं था। एक कमरे से दूसरे कमरे में गए तो वहाँ भी नहीं था। ऐसे में पूरा घर छान लिया मगर अमार का कहीं अता पता नहीं था। अमार के घर वालों ने सभी रिश्तेदारों को कॉल मिलाई, घर का कोना कोना छान मारा। तकरीबन 7 के मकान वाले रिश्तेदार भी जाग गए और अमार की खोज में लग गए, मगर अमार था कि उसका ना तो कोई आता था और ना ही कोई पता। उनके घर के करीब ही रेलवे पटरी है जहां नशाई अफराद बैठकर नशा किया करते हैं। उनमें से एक की कॉल अमार के चचा को आई, जिसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक बच्चे को रेल की पटरी की तरफ जाता देखा। करीब से देखा तो वो आपका भतीजा था जो रेल की पटरी के करीब खेल रहा है, तो आप फ़ौरन उसको लेने के लिए आ जाइए। उसके चचा फ़ौरन रेल पटरी की तरफ गए मगर अकेले, साथ में कोई भी नहीं था। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अमार वहाँ खुद से ही खेल रहा था। जब अमार से पूछा कि तुम इतनी रात गए घर से बाहर क्यों निकले हो, वो भी ऐसे अकेले, अमार ने चचा से मुखातिब होकर कहा कि मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने आया हूँ। चचा ने कहा कौन से दोस्त, यहाँ तो कोई भी नहीं। अमार ने चचा से कहा कि वही बोने जिनका मैं आपको बताया करता हूँ, मगर उसके चचा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और फिर पूछा कि मैं कैसे मान लूँ, तुम मुझे दिखाओ। तो अमार ने नीचे ज़मीन की तरफ इशारा किया जहाँ लातादाद छोटे पैरों के निशान, और मालूम हो रहा था कि ये एक के नहीं बल्कि ढेर सारे पैरों के निशान हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। ये देखकर अमार के चचा खामोश हो गए और फ़ौरन उसको उठाकर वापस घर ले आए। घर लाने के बाद अगले दिन उसको किसी साहिब इल्म के पास ले गए जहाँ दम दरूद करने के बाद अमार के साथ दोबारा ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और ना ही उसे मज़ीद कोई बौने दिखाई दिए। जिन पोजेशन से रिलेटेड ये एक कहानी है। मेरा मानना है कि जिन पोजेशन एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि जिन्नात इंसान के जिस्म में हुलूल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इंसान के जिस्म में सिर्फ रूह की जगह है। ये कह सकते हैं कि वो आपके माइंड को पोजेस करते हैं, माइंड भी नहीं शायद आपके करीन को पोजेस करते हैं। सभी इंसानों के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है जिसको करीन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से जब करीन को पोजेस किया जाता है तो वो इंसान के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये वही एग्जाम्पल है कि जब आप किसी आमिल या किसी पीर बाबा के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी वो बातें बताते हैं जो सिर्फ आपकी ज़ात तक लिमिटेड होती है। तो वो यही फिनोमेना है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके करीन से डाउनलोड करते हैं और फिर वो आप तक पहुँचाते हैं, जो कि एक नाजायज़ काम है और ये नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं जिन पोजेशन की कहानी। मेरी वालिदा मुझे मेरे मामू के घर ले जाना चाहती थी, मगर मैं वहाँ जाने से परहेज़ कर रही थी क्योंकि मेरी कज़न पर आसेबी साया था। मगर मेरी वालिदा ने मुझे साथ लेकर जाना ही बेहतर समझा और मैं उनके हमरा अपने मामू के घर चली गई। वहाँ एक कमरे में कुरान खानी हो रही थी तो दूसरे कमरे में मेरी कज़न ज़ोरों शोर से चीखो पुकार कर रही थी। मुझसे वो मंजर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर खैर वालिदा जब फारिग हुई तो हम उधर से निकल आए। उस रात तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुली, मगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि रात के इतने देर गए मेरी आंख खुल जाए।
खैर मैंने इधर उधर देखा तो कुछ भी ना था। मैं वापस सोने के लिए लेट गई। अगले कुछ दिनों मुझे रात के वक्त कमरे के कोनों में साए घूमते नजर आते रहे, जिन्हें देखकर मैं खौफजदा हो जाती थी और अम्मी के पास भाग जाया करती। फिर एक रात मैं सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई भारी भरकम इंसान मेरे बेड पर आकर लेट गया हो। मैंने आंख खोलकर देखा तो बेड की दूसरी साइड बाकायदा अंदर की तरफ ढसी हुई थी, जैसे वहां कोई लेटा हो। मामलात मेरे लिए बहुत बिगड़ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे दुआएं भी नहीं आती थी सिवाय अम्मी के पास जाना और उनसे दम दरूद कराना। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये मेरा लागड़पन था कि अभी तक मैंने दुआएं याद नहीं की थी। कुछ रोज़ गुजरे के आखिरी मर्तबा रात को मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ऑक्सीजन ही ना हो और अजीब सी घुटन होने लगी। इसी दौरान मेरी नज़र मेरे कमरे में मौजूद क्लोजेट पर पड़ी। क्लोजेट का हैंडल अपने आप ही मुकम्मल तौर पर राइट साइड पर मुड़ गया और क्लोजेट हल्का सा खुल गया जैसे अंदर से कोई देख रहा हो, और उस गैप से बहुत वाज़ेह महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। यकदम देखते ही देखते वो क्लोजेट अपने आप बंद हो गया और उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वो लम्हा था कि मैंने अगले दिन तमाम दुआएं याद की और नमाज की तरफ रुजू किया, जिसके बाद दोबारा मेरे साथ कभी किसी किस्म का कोई वाक़या नहीं पेश आया और ज़िंदगी सुकून में रही। मैं रात के वक्त ये कहानी नरेट कर रहा था। पहले ऑब्वियसली मैंने इसे पढ़ा, फिर मैंने नरेट किया, तो वो उस टाइम ना मुझे काफ़ी चिल्स महसूस हुए, काफ़ी चिलिंग ये एक कहानी है। मैं पहली मर्तबा इस तरह की कहानी नरेट कर रहा हूँ जिसमें थोड़ी एग्जैजरेशन भी है। इससे पहले मैं सिर्फ मिनिमल टू द पॉइंट कहानी शेयर करता रहा हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए सुनते हैं। मेरी उम्र तकरीबन 4 या 5 बरस थी। उस वक्त सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी और घर में वालिदैन और बहन भाइयों के साथ खूब खेला करती थी। हमारे घर के मुतालिक आस पड़ोस के लोग कहते थे कि ये पुरस्कार है और यहाँ से उनको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अक्सर तो मुझे लगता था कि शायद हम बच्चों के खेल कूद की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती हैं जिसका वो पुरस्कार कहते हैं, मगर ऐसा नहीं था। आवाज़ उनको हमारे स्टोर रूम से आती थी जिसकी खिड़की उनके घर को खुलती थी। थोड़े फासले पर नीचे उनका कमरा है जहां उन्हें आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन पड़ोसियों की आंटी मेरी वालिदा के पास आई और कहने लगी कि आप अपने स्टोर रूम का कुछ कीजिए, क्योंकि रात को हमें वहाँ से कभी लड़की की रोने की आवाज़ आती है तो कभी मर्दों की आपस में गुफ्तगू की। वालिदा ने इस बात को कभी सीरियस नहीं लिया और ना ही अब्बा जी ने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। एक रात मैं अपने बहन भाइयों के साथ सो रही थी। उस रात सोने से पहले मुझे अजीब सी बेचैनी थी जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहरहाल मैं किसी तरह सो गई और काफ़ी रात गए मेरी आंख खुली। मैंने आंख खोली तो मुझे किसी शोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे ढेर सारी मशीन्स चल रही हों। मैं जूं जूं होश में आती गई वो आवाज़ें ख़त्म होती गई, मगर फिर स्टोर रूम की जानिब से मुझे मेरा नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तब बच्ची थी। जिन भूत का इससे पहले कभी कोई जिक्र नहीं हुआ था घर में, ना ही वालिदैन करते थे, लिहाजा उस वक्त डर नहीं लगा। तो ऐसे ही मैं बिना डरे स्टोर रूम की तरफ चली गई। मैं स्टोर रूम के बाहर ही थी कि मुझे अंदर से गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस वक्त कौन जाग रहा है। मैं अंदर गई तो खिड़की के पास पड़ी पेटी पर मुझे एक औरत
अपने घुटनों के बल लेटी दिखाई दी, जो ना बूढ़ी थी और ना ही जवान। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे जो उसके जिस्म को कवर कर रहे थे और बहुत बड़े बाल थे। मैं जब उस स्टोर रूम में एंटर हुई तो उसने फ़ौरन अपनी मुंडी घुमाकर मुझे देखा। उसकी सफ़ेद आंखें बेहद खौफनाक थीं उस वक्त, जो मुझ पे भी थी और जो मेरी हालत थी वो मैं ही बेहतर जानती हूँ। मैंने उस वक्त ऐसे ही प्रिटेंड किया जैसे मैंने किसी को देखा ही नहीं और ना ही कोई वहाँ मौजूद है। मेरी चीख हलक में अटकी हुई थी। मैंने गर्दन इधर उधर घुमा कर देखा कि जैसे यहाँ कोई है तो नहीं, और फिर वैसे ही दबे पाँव में दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से अपने कमरे में आकर लेट गई और बहन के साथ चिपक गई। सुबह उठकर जब मैंने अपने वालिदैन को इसके मुतालिक बताया तो उन्होंने इसे मेरा एक ख्वाब समझा और कुछ भी नहीं। दिन के वक्त जब मैं स्टोर रूम गई तो पेटी के ऊपर मट्टी पर ऐसे निशान थे जैसे उस पर कोई बैठा हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने देखा वो ख्वाब नहीं था। उसके बाद वो घर हम लोगों ने चेंज कर लिया और दोबारा कभी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला। जहाँ शयातीन जिन होते हैं वहीं जिन भी एग्जिस्ट करते हैं, और बेसिकली जिन मुसलमान होते हैं, जो मुसलमान नहीं होते वो शयातीन कहलाते हैं। तो जो मुसलमान होते हैं वो ज़ाहिरी बात है इबादत भी करते हैं। तो उसी से मुंसलिक एक वाक़या हमारे पास पहुँचा है, आइए सुनते हैं। एक शख्स जो रोज़ अपने गांव की मस्जिद में बाकायदगी से फजर की नमाज अदा करने जाया करता था। एक रोज़ जब वो नमाज अदा करने गया तो वहाँ कोई भी नहीं था, मस्जिद खाली सी थी। उसने सोचा कि अगर कोई नहीं तो ना सही मैं खुद ही अपनी नमाज पढ़ लेता हूँ। सफ़ के दरमियान खड़े होकर उस बंदे ने नमाज शुरू कर ली। दौरान नमाज उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया हो। और सिर्फ यही नहीं, उसी दौरान उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे ढेर सारे बंदे उसके पीछे आकर खड़े हो गए हों। इसी के साथ उसने अपनी आंख के किनारे से ऐसा महसूस किया जैसे ढेर सारी रोशनी उसके पीछे जगमगा रही हो। उसने नमाज ख़त्म की और फौरन मुड़ के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, सिर्फ वही अकेला था और किसी किस्म की रोशनी भी नहीं थी। उसी दिन की बात है जब वो शख्स अपने दोस्त को दिन के किसी टाइम में मिला तो उसके दोस्त ने कहा कि आज जब मैं मस्जिद से गुजर रहा था तो फजर के वक्त तो वहाँ बहुत रौनक थी। मैं जब गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ढेर सारे मर्द सफ़ेद जुब्बा पहने मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। अक्सर लोगों के साथ इस तरह का एक वाक़या पेश आता है कि जब वो बचपन में खेला करते थे या फिर उन्हें अक्सर ऐसा लगता था कि कोई शख्स जो उनका जानने वाला है वो गुजरा उनके पास से, जब उसके पीछे जाते थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। इवन मेरे फादर एक अपना वाक़या हमें बताया करते हैं कि बचपन में जब वो खेला करते थे, एक तकरीब के मौके पर वो सब कज़न्स इकट्ठे हुए तो फलाने कमरे में वो अपने एक कज़न को ढूंढने गए। उन्होंने देखा कि वो कज़न उसी कमरे की तरफ भागे। उसके जब वो पीछे गए, उस कमरे में गए, वहाँ पर कुछ भी नहीं था और फिर वहाँ पर एक अजीब सी कैफियत थी और वो दिस एंड दैट जो भी हुआ, दैट इज़ हिस्ट्री। बट एनी हाउ, मूविंग ऑन टू दिस स्टोरी, ये भी एक ऐसी ही कहानी है बचपन में जब कज़न्स इकट्ठे हुए, फिर वहाँ पर इस तरह का एक वाक़या पेश आया। आइए सुनते हैं। बचपन में जब हम कज़न्स इकट्ठे हुआ करते थे तो लाजमी कोई ना कोई गेम हम खेला करते थे। एक मर्तबा किसी तकरीब के मौके पर हमारे घर वालों की गैदरिंग हुई तो हम सब कज़न्स को आपस में खेलने का मौका मिला। खुशी इस बात की थी कि अब खेलने को हमारे पास बहुत टाइम होगा। हम सब कज़न्स ने छुपन छुपाई खेलने का इरादा किया। सबकी ढूंढने की बारी आती रही और इसी बीच मेरी बारी भी आ गई। मैं सबको बारी बारी ढूंढ रही थी कि मेरा एक कज़न जिसने वाइट शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स पहनी थी मेरे सामने लाउंज से बाहर जाते मुझे दिखाई दिया। जब मैं उसके पीछे गई तो
बाहर एकदम जैसे वो गायब हो गया हो और मैं चौंक गई थी कि ये क्या हुआ। खैर मैं अंदर आई और कमरे में ढूंढा तो वो कज़न बेड के नीचे से मुझे मिला। मैंने सबको बताया कि ये तो मेरे सामने बाहर गया था और अंदर कमरे में बेड के नीचे है, वो भी इतनी जल्दी। आखिर ये कैसे हुआ? सब ने मेरी बात से एतराज़ किया कि ये तो शुरू से ही यहाँ छुपा है, तुमने किसी और को देखा होगा। जबकि मुझे याद है कि मैंने इसी कज़न को बाहर जाते देखा था। इसे मैं अपना वहम भी नहीं कह सकती क्योंकि जो मैंने देखा था वो अपनी होश में देखा था और बहुत वाज़ेह। अगर जिसे मैंने देखा था वो मेरा कज़न नहीं था तो फिर कौन था जो हूबहू उसी के हुलिये से मिलता जुलता था। जिन पोजेशन की कहानियाँ सुनी, तरह तरह की कहानियाँ सुनी, ये एक अनोखी कहानी है क्योंकि इसमें जिन पोजेशन के अलावा एक और पहलू आ जाता है। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके मुतालिक मैं आप लोगों की राय चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या मानना है इसके मुतालिक, इस कहानी के मुतालिक, कि आया ये हकीकत से कितना ताल्लुक़ रखती है और कितना नहीं। मेरी राय क्या है वो भी मैं पर्सनली आई विल कॉमेंट दैट डाउन, मगर मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं आप लोगों की राय भी सुनूँ। तो इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए सुनते हैं। शादी की तकरीब के लिए मेरे बड़े भाई इंग्लैंड से वापस आए थे। उन्हें रिसीव करने के लिए मैं और अब्बा गए थे, जबकि घर में उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां चल रही थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि भाई के बाद अब मेरा शादी का नंबर है, मगर मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी सिर्फ एक खुशफहमी है। चाचा के हाँ भाई का रिश्ता तय था और बस निकाह होना बाकी था। रुखसती और वलीमे की डेट्स फिक्स हो चुकी थी। भाई के आने पर सबने उन्हें फूलों वाले हार चढ़ाए और सबसे मिलकर भाई कमरे में आराम करने चले गए। सुबह के पहुंचे मगरिब के बाद का वक्त था कि अम्मी भाई को उठाने के लिए उनके कमरे में गई। जब अम्मी भाई के कमरे में दाखिल हुई तो बताती हैं कि उन्होंने भाई के बेड से धुआंनुमा बादल हवा में गायब होता देखा था। खैर अम्मी ने उस वक्त नज़रअंदाज किया और भाई को उठाया। शाम के खाने पर सब बैठे भाई से गुफ्तगू कर रहे थे कि अब्बा जान ने भाई से पूछा कि तुम एक मर्तबा अनम से भी मिल आओ, तुम्हारी राह कब से तक रही है। मगर इस बात पर भाई खामोश रहे और कुछ ना बोले। थोड़ी देर बाद शादी की डेट्स की बात चल रही थी कि भाई उठकर वहाँ से चले गए। ये अंदाज देखकर अब्बा जी थोड़ा हैरान हुए, पर सफ़र की वजह से थकावट समझकर नज़रअंदाज कर गए। तकरीबन घंटे के बाद अम्मी भाई के कमरे की तरफ गईं तो उन्हें भाई की किसी से बात करते हुए आवाज़ सुनाई दे रही। अम्मी को लगा शायद भाई फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, मगर जब अम्मी दरवाज़ा खोलने लगीं तो साथ ही उन्हें किसी लड़की की आवाज़ भी सुनाई दी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ भाई थे और उनका फ़ोन बेड की साइड पर पड़ा था। उस रात भाई ने अम्मी से इजहार किया कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, जिस पर घर में तहलका मच गया कि डेट्स फिक्स हो चुकी हैं और भाई ऐसे इनकार कर रहे हैं जबकि उनकी रजामंदी से ही सब कुछ फिक्स हुआ था। तो अब अचानक ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम सब नोट कर रहे थे कि भाई का बिहेवियर बहुत अजीब था, चिड़चिड़ा सा, जैसे पहले कभी नहीं था। भाई ने हमेशा अब्बा जी की बात का मान रखा था और कभी उनके साथ बहस व मुबाहिसे में नहीं पड़े थे। मगर उस रात अब्बा जी के साथ भाई शदीद बहस में उलझ गए। काफ़ी देर तक सिलसिला चलता रहा और आखिरकार भाई ने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है और इसीलिए वो अब दूसरी शादी नहीं करेंगे क्योंकि पहली बीवी की इजाज़त नहीं। उस वक्त जो घर में हुआ वो माजी बन गया, मगर जब वालिदैन ने उस लड़की के मुतालिक पूछा तो भाई ने बात टालकर कहा कि मैं आपको बताऊंगा मगर अभी नहीं, पहले आप शादी से इनकार करें। खैर रात को जब सब अपने कमरों में थे तो मेरी बहन को प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए वो किचन की तरफ गई। वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसकी नज़र किचन में पड़ी जहाँ उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने गौर किया तो कोई लड़की किचन में खड़ी दिखाई दे रही थी, जबकि घर में सिर्फ आपा थी और उनके अलावा अम्मा थी।
मेरी बहन उस लड़की की तरफ गौर कर रही थी कि ये कौन है, कहाँ से आई है और किचन में ऐसे क्यों खड़ी है, कि फौरन वो लड़की जो किचन में खड़ी थी वो मेरी बहन की तरफ मुड़ गई। आपा की जोरदार चीख निकली और सब कमरों से बाहर आए तो देखा कि बहन बेहोश पड़ी थी। सुबह उठकर जब उनसे पूछा गया कि क्या माजरा था तो बहन ने रात का सारा सिलसिला बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की को किचन में खड़े देखा था, अभी मैं उसके मुतालिक सोच ही रही थी कि वो झट से मेरी तरफ मुड़ गई, जैसे उसे मालूम था कि मैं उसकी तरफ देख रही थी और वो देखने में भी बहुत अजीब थी। ये बात सुनकर भाई फौरन अपने कमरे में चले गए और किसी से ऊंची ऊंची आवाज़ में लड़ने लगे कि आवाज़ नीचे तक आ रही थी। सब हैरान थे कि भाई इस तरह किससे लड़ रहे हैं। अब्बा और अम्मा जब ऊपर गए तो कमरे में किसी लड़की की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। फौरन दरवाज़ा खोला तो भाई हवा में ही किसी से मुखातिब थे। मेरे वालिदैन बेहद परेशान हुए कि आखिर मेरे भाई को हो क्या गया है। उस वक्त भाई ने इजहार किया कि उनकी शादी एक जिन्नी से हुई है और जब तक वो उसके साथ हैं दूसरा निकाह नहीं कर सकते। कब कैसे और क्या हुआ ये तो भाई ने किसी को नहीं बताया, मगर तब भाई वापस चले गए। इस दौरान अब्बा ने हर किस्म के रूहानी इल्म रखने वाले शख्स से रब्ता किया तो सब ने कहा कि आप सब्र रखें। तकरीबन 1 साल बाद भाई आए और उनकी शादी चाचा की बेटी के साथ हुई। बकौल भाई के कि अब वो जिन्नी उनके साथ नहीं रहती, मगर ये ऐसा वाक़या है कि हम सब घर वाले चाहकर भी नहीं भूल सकते। That's it for today. I hope you enjoyed the episode. और अगर आपको पसंद आया तो you know what to do. Like, subscribe and obviously tap the bell notification ताकि आपको अगली वीडियो की फौरी नोटिफिकेशन आ सके. Because you never know what's coming.